नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संवेदना दस्तक का डिजिटल मीडिया। हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश के देवास ज़िले के खातेगांव की, और यहाँ पर एक हमारे साथ बैठे हैं बंधु। इनका अभी फ़िलहाल में नायब तहसीलदार की पोस्ट पर चयन हुआ है, और उसी को लेकर यहाँ पर आना जाना लोगों का बधाई का दौर चल रहा है। और इसी बीच में हम जानना चाहेंगे कि ये जो इस प्रकार से जो चयन होता है, और आज के दौर में शिक्षा का एक महत्व देखने को मिलता है, और कहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब और जो वंचित वर्ग हैं उन लोगों के लिए ये शिक्षा का जो क्षेत्र है बहुत एक प्रेरणा देने वाली बात होती है। और उसी बीच में हम जानना चाहेंगे इनसे कि किस प्रकार से ये तैयारी की है, और किस प्रकार से ये क्या उनको इनका जो शुरुआती दौर किस प्रकार से रहा है, ताकि आने वाले भविष्य में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कुछ सीखने को मिले। भाई साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। आप अपना पहले तो परिचय बता दें। मेरा नाम दीपक मरस्कोले है। मैं खातेगांव जिला देवास का निवासी हूँ, और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा खातेगांव जिला देवास से पूरी की है। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास ऑनर्स में किया है, और 2020 से मैं मध्य प्रदेश सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, और 2021 की सेवा परीक्षा में मेरा चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। तो अभी कैसा लग रहा है? लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अपने परिवार को गौरवान्वित महसूस करके काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप बताएं, जैसे कि आप जो तैयारी की थी आपने, और अभी सिलेक्शन हुआ है, अभी कुछ पोस्टिंग वगैरह का कुछ हुआ नहीं? नहीं, अभी पोस्टिंग का नहीं हुआ है। अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले ही रिज़ल्ट आया है। अब ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके बाद पता लगेगा कि कहाँ पर पोस्टिंग वगैरह हुई है। अच्छा, आप बताएं, जिससे हम जानना चाहेंगे कि एक शिक्षा जो कंपटीशन है, ये दिनों दिन एक बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे पास आउट ज़्यादा हो रहे हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही। तो इस दौरान आप जो तैयारी का क्या रोटेशन रहता है, किस तरह से तैयारी करना चाहिए? जैसे आपने क्या किया? जैसे कि आज के समय में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, शिक्षा का स्तर पहले से काफ़ी बढ़ गया है। तो मेरा हमेशा एक ही उद्देश्य रहता था। मैं हमेशा अपना डेली रूटीन और डेली टारगेट डिसाइड करता था कि मुझे इतना एक दिन में पढ़ना है, सिलेबस को ध्यान में रखकर, और उसी टारगेट को मैं डेली कंप्लीट करता था, और मुझे लगता है कि उसी के कारण मुझे सफलता हासिल हुई है। कितने घंटे हो जाते थे लगभग? मैं लगभग 7 से 8 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करता था, और बीच बीच में कभी घर भी आ जाता था पढ़ाई से छुट्टी लेकर, कि ताकि मैं अपना माइंड फ्रेश कर सकूं। और तो नियमित तौर से मैं 7 से 8 घंटे डेली पढ़ाई करता था। तो इस बीच में क्या कोचिंग वगैरह का क्या टाइम एडजस्ट होता था? मैंने कोचिंग तो नहीं की है मध्य प्रदेश सेवा की, परंतु यूट्यूब से आजकल फ्री में बहुत कंटेंट है, तो मैं वहीं से देखा और वहीं से जाना और समझा, और उसी के तौर पे मैंने इसकी तैयारी जारी रखी, और मुझे सफलता हासिल हुई है। अच्छा, जो अब किस सब्जेक्ट से अब शुरुआत, आप जैसे 12वीं की है कि उसके बाद में कॉलेज से किस सब्जेक्ट से जो सिविल सेवा है इसमें जा सकते हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट से जा सकते हैं? आप कोई सा भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि आपको इस सब्जेक्ट से ही ग्रेजुएशन करना है। किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करिए, और इसकी जो एक योग्यता है कि मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए इस सेवा को परीक्षा देने के लिए, तो आप ग्रेजुएशन मांगती है ये सेवा बस। तो फिर भी जैसे हम लोग देखते हैं, बहुत से बच्चे क्या ग्रेजुएशन होने के बाद में कुछ तैयारी करते हैं, नहीं करते हैं, और फॉर्म डालते हैं। ज़्यादातर देखा होगा, आप भी देखते होंगे, लोग फॉर्म डालते हैं, बच्चे फॉर्म डालते हैं, एग्ज़ाम देने चले गए, और हुआ नहीं हुआ, उसके बाद नर्वस होके वो दिशा भटक जाते हैं। तो क्या करना चाहिए इस विषय से? इसके लिए मैं सब यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस सेवा में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं। और अगर आपने एक लक्ष्य ठान लिया है कि मुझे इस सेवा में आना है, इसे पास करना है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर इसकी तैयारी करेगा, तो लक्ष्य के प्रति अगर अपना अग्रसर रहेगा, तो इस लक्ष्य को प्राप्त अवश्य करेगा। इसके सिविल सेवा के अलावा भी जैसे पढ़ाई में और कौन से विषय पे अब बच्चे जा सकते हैं, उनको एक संदेश दे सकते हैं? सिविल सेवा के अतिरिक्त जैसे किसी ने बीटेक किया हुआ है, तो इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर आज की समय में काफ़ी बूम इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काफ़ी बन रहे हैं, और इंडिया में MNCs आ रही है, सेटअप हो रही है MNCs, तो सॉफ्टवेयर हो गया। और MBBS की पढ़ाई भी अब काफ़ी प्रचलित में है इंडिया में, तो MBBS किसी भी आप क्षेत्र में जा सकते हैं। और जैसे कि भारत विकसित हो रहा है, तो अनेक क्षेत्र खुल रहे हैं, तो हम किसी भी क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपकी सफलता है, इसका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे?
मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और मैं अपनी बहनों को देना चाहूँगा, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ और इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो क्या इन माता पिता ने, भाई बहनों ने क्या क्या सहयोग रहा इनका, किस तरह से? मैं अगर अपने पिताजी का सहयोग दूं तो पिताजी ने मुझे फिज़िकली और सपोर्ट किया है, और माताजी ने भी मुझे इमोशनली सपोर्ट किया, और मेरी बहनों ने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया है। जैसे मैं अपनी बड़ी वाली बहन के यहाँ पर रहता था तो वो मेरा फिज़िकली मैं उनके साथ रहता था तो उन्होंने मुझे वहाँ सपोर्ट किया। मेरी बीच वाली बहन बीएसएफ में है तो वो मुझे फिनेंशियली कभी सपोर्ट कर देती थी, और मेरी जो बहन छोटी वाली वो मम्मी पापा के साथ रहती तो वो मुझे मेंटली सपोर्ट करती थी, घर की चिंता मत कर, तो पढ़ाई पर ध्यान दे। तो मेरी सफलता का सभी में हाथ है, मतलब सभी का हाथ है मेरी सफलता में। मतलब ये कह सकते हैं कि आजकल कुछ सफलता पाने के लिए मतलब परिवार का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे परिवार ने भी उतना ही सेक्रीफाइस किया है मेरी सफलता में, तो मैं समझता हूँ कि मेरा परिवार का काफ़ी योगदान है आज मैं जो भी हूँ। तो ये थे दीपक मशकोले, जिन्होंने बताया है किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया, एक मेहनत की है और आज मुकाम उनको मिला है। इसी तरह से हमारे बीच में उनके पिताजी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद सर। सर आपका नाम बताएं। प्रकाश चंद मरसकोले है और मैं अभी 31 मार्च को रिटायरमेंट हो चुका हूँ एएसआई पद से, और अभी 3 महीना हो चुके हैं मुझे। अब कैसा लग रहा है, जैसे आपका बालक अब नायब तहसीलदार के पद पे सिलेक्शन हुआ है और लोग बधाई दे रहे हैं, और आप लोगों को किस तरह से खुशी महसूस हो रही है? तब मैं रिटायरमेंट हुआ था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं रिटायरमेंट होगा, बालक का क्या होगा, इसकी फीस का क्या होगा। जैसे ही ये लगा तो मुझे और खुशी हो गई कि नहीं, मेरी जगह मेरा बालक अच्छी पोस्ट पे गया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। हैं कि यार गरीब लोग भी आगे बढ़ें, उन लोगों के लिए, वंचित वर्ग हैं वो जो पढ़ाई के लिए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि वो भी प्रतिदिन रेगुलर मतलब पढ़ते रहे। कहीं पे भी कठिनाई आए तो अपने से बड़ों से पूछो कि यार भाई साहब इसके लिए मैं कौन सा रास्ता अपनाऊँ। यहाँ पे दीपक मशकोले हैं, उनकी माताजी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपका बालक नायब तहसीलदार बने हैं और लोग सुबह से ही बधाई का संदेश बधाई देने के लिए आ रहे हैं। किस प्रकार से आपको क्या लग रहा है, कैसा खुशी महसूस हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपका नाम बता दें। मेरा नाम बिमला मरसकोले है। हाँ, खेती करी, मजदूरी भी करी, ऐसी कोई बात नहीं, तो मजदूरी समझो और क्या। हाँ, मजदूरी। अब पुलिस वालों को कितनी वेतन मिलती है, इसको दिल्ली पढ़ाने में कितने पैसे लगते हैं ना पैसे, तो दिल्ली से पढ़ाई करके आया है, काफ़ी पैसे लगते हैं। हाँ, और फिर चारों बच्चे पढ़ते थे तो पैसे तो लगते हैं ना। चारों बच्चों को पढ़ाई हुई है। मतलब कुल मिला के आपका जो संघर्ष है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान दिया है, तब जाके आज सफलता। हाँ, सही यही बात। तो इनमें क्या परेशानी आती थी, पैसे की आती थी या फिर बच्चे सुनते नहीं थे? नहीं, बच्चे सुनते थे। क्यों नहीं सुनते थे बच्चे, सुनते थे तब तो यहाँ तक पहुँचे बच्चे, कहना मानते थे बच्चे। तो सबसे बड़ा और कौन बालक है? सबसे बड़ी मेरी बालिका है, दीपिका मरसकोले। फिर उससे वो बीएसएफ में रवीना मरसकोले, छोटी वाली है निधि मरसकोले। तो सभी बच्चों पे पढ़ाई पे आपने सब विशेष ध्यान दिया? हाँ, ध्यान दिया। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर ध्यान दिया बच्चों पे। जो सर ड्यूटी पर रहते? हाँ, बाहर ही रहते थे, बाहर रहते थे। जिम्मेदारी आपकी थी? हाँ, जिम्मेदारी मेरी थी। और अब सही है, मुझे बहुत गर्व, हाँ सही बात है, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा, अंदर से बोलना नहीं आ रहा मुझे। इतना अच्छा लग रहा मेरे को, मेरा बच्चा मतलब बस इतना ही बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो ये थी दीपक की माता जी। देखो आज खुशी इतनी है कि इनके जो संघर्ष है, घर परिवार गृहस्थी संभालना, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना, और आज सफलता मिली है तो वो उनकी खुशी देखने को मिल रही है। दीपक के सिस्टर हैं यहाँ पे, और उनसे जानना चाहेंगे कि वो उनसे बड़ी हैं, और आज भाई का सिलेक्शन हुआ नायब तहसीलदार के लिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरे भाई के लिए कि उसे नायब तहसीलदार की पद मिली है। सबसे पहले तो उसने अपना एम पूरा डिसाइड किया था कि मुझे यही बनना है, और उसने इस पोस्ट के लिए बहुत हार्ड वर्क किया, इतनी मेहनत की है, तो उसकी मेहनत रंग लाई है। तो इस मेहनत के लिए बता रही थी, आपके माता जी से बात हुई है तो उनका कहना था कि हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया है। तो क्या माता पिता का रोल क्या रहता है? मेरी मम्मी और मेरे पापा ने हमको पढ़ाने के लिए तो बहुत हार्ड वर्क किया है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। उनके हार्ड वर्क का ही ये
फल है कि हम आज सक्सेसफुल हुए हैं। सब इन्हीं की मेहनत का वो है कि हम आज इस काबिल हुए हैं कि हम अपने पेरेंट्स का नाम। तो अच्छा, आप बताएं, आप भी कुछ फोर्स पे हैं क्या सर्विस में आप? मैं BSF सिलीगुड़ी में हूँ। दूसरा ये है कि आने वाले जो बच्चे हैं, हम देखते हैं, आप भी देखते हैं कि जो समझदार लोग हैं वो तो बच्चों को पढ़ा लेते हैं सिटी शहर में रह के, लेकिन गांव में दूर दराज दूर अंचल में जो रहते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था और कहते हैं ना कि उस प्रकार से उनको माहौल नहीं मिलना और मार्गदर्शन नहीं मिलना, इसके लिए क्या करना चाहिए? आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत सारे पढ़ाई के लिए सोर्स है। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए, एक होता है ना क्रेज़ होता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए क्रेज़ होना चाहिए और पढ़ाई के लिए तो ऑटोमेटिक रास्ते खुलते रहते हैं। सबसे पहले बच्चों को ये डिसाइड होना चाहिए कि हमें करना क्या है और फिर उसके लगना चाहिए। अगर बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सब। तो सीधी सी बात है, इनका कहना है कि बच्चों को मार्गदर्शन और समय समय पर जो मोटिवेट करते हैं, ऐसे सामाजिक संगठन हो गए, समाज के कार्यकर्ता हो गए या फिर विशेष संस्थाएं हो गई, उनको समय समय पे जैसे ही बच्चों का नया एडमिशन लेने का समय आता है उससे पहले उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट होना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और मतलब कंटिन्यू पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई को बीच में रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अपन सोचे कि एक बार प्रयास किया सफल नहीं हो पाते तो क्या होता है कि वो छोड़ देते हैं, पढ़ाई को बंद कर देते। कंटिन्यूटी उस चीज़ को करते रहना चाहिए। आप प्रयास करते रहो, आपको सफलता 101% मिलेगी। दीपक, आप कुछ सवाल हैं आपके मन में, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताएं। जी, मैं जैसा कि आपने पूछा था कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति क्या क्या करना चाहिए, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि समाज के जो हमारे समाज के जो ट्राइबल समाज के जो पोस्ट पर पहले से ही पहुँचे हुए हैं, हमें ये मैं समझता हूँ कि उन्हें आगे आना चाहिए और उन बच्चों को, जो गरीब वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो आगे आए, उन्हें पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करें। क्योंकि अगर हम उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो वहीं पर रहेंगे। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो हम उनका हाथ थामकर उनको मुख्य धारा में जोड़े, ताकि वो भी हमारे साथ इस मुख्य धारा में शामिल हो सके और वो भी भारत निर्माण में भागीदार बन सके। तो देखो, अब दीपक ने कितनी बड़ी बात बोली है, आज इस पोस्ट पे गए हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं एक विचार, एक सोच है कि हम सब जो क्रीम वर्ग है, कहें कि एक संपन्न वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, एम्प्लॉय वर्ग है, उनको गरीब वंचित और जो दूर दराज लोग रह रहे हैं उनके लिए कैंपेन चलाने की आवश्यकता है, उनका हाथ पकड़ने की आवश्यकता है। तब जाके हम लोग समाज को सुधारेंगे और एक उज्जवल और एक संपन्न और मजबूत भारत का निर्माण में भी योगदान दे सकते हैं।